नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय संविधान के नए नए आयामों पर चर्चा चल रही है और वो सिलसिला आज भी जारी है। आज भी हम एक नए आयाम पर चर्चा करेंगे और जो टॉपिक है हमारा वो है संसदीय प्रक्रिया। और संसदीय प्रक्रिया में कल हमने लास्ट में जो कल वाला वीडियो था उसमें जो लास्ट में हमने देखा था, हमने प्रश्नकाल देखा था। और प्रश्नकाल में हमने जो 11 से 12 बजे का जो समय था वो प्रश्नकाल यानी संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल। उसके बाद में हमने देखा प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। हमने तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न देखे थे। आज उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए जो संसद का समय होता है मैंने बताया सुबह 11 से शुरू होता है। सुबह 11 से 12 तक प्रश्नकाल और जो 12 के बाद का समय होता है जस्ट बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक होता है शून्यकाल, शून्यकाल 0 आवर। ये जो शून्यकाल होता है ये 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। यानी प्रश्नकाल के जस्ट बाद का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। तो शून्यकाल कहलाता है। यानी प्रश्नकाल के जस्ट बाद का समय क्या? शून्यकाल। अब शून्यकाल किसे कहते हैं? यानी जो इसमें होता क्या है, जो संसद के सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के से मंत्रियों से क्या पहुंचते हैं? मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, वही शून्यकाल कहलाता है। ये 12 बजे का बाद का समय होता है। ये निश्चित समय नहीं है कि 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे निश्चित समय नहीं है। आधा घंटा कोई निश्चित नहीं, हालांकि लगभग आधा 1 घंटे की ये चर्चा होती है लगभग 12 और 1 के बीच में। तो समय निश्चित नहीं है भाई 12 से 1 बजे तक, परंतु प्रश्नकाल के बाद का जो जस्ट समय है वो क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। इसमें क्या होता है? संसद के सदस्य मंत्रियों से बिना किसी पूर्व सूचना के क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इस शून्यकाल का भारतीय संविधान में उल्लेख है? तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, संविधान में ऐसी शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। यानी इस शून्यकाल जैसी शब्दावली का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो फिर आया कैसे? जब भारतीय संसद में प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता था उसमें तुरंत जो मंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछते थे। जो हमारा मीडिया है, प्रेस है, उस मीडिया और प्रेस ने इसका नाम दे दिया। यानी उस 11 से जो 12 बजे का समय प्रश्नकाल और 12 से जस्ट बाद का समय 0 आवर्स यानी शून्यकाल। जो तो ये किसकी देन है? ये मीडिया की देन है। मीडिया ने यह शब्द दिया है। हालांकि सन भी कोई फिक्स नहीं, परंतु हम कह सकते हैं 60 के दशक में ये शब्द आया शून्यकाल। भारतीय नवाचार शब्द है, भारतीय लोगों द्वारा या प्रेस द्वारा या मीडिया द्वारा खोजा गया शब्द है शून्यकाल। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और लगभग 60 के दशक में इस शून्यकाल का हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुई शून्यकाल के। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के मंत्री क्या संसद के सदस्य क्या पूछते हैं? प्रश्न। परंतु याद रखना आजकल इसमें एक परंपरा बनी गई है। आज वर्तमान में एक परंपरा है। वो परंपरा क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। यानी इस शून्यकाल के संदर्भ में एक परंपरा है। और परंपरा क्या है? परंपरा यह है कि इस शून्यकाल में जो भी संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछेंगे उस दिन सुबह जैसे ही संसद शुरू होती है, सुबह संबंधित सदन के अध्यक्ष को क्या देंगे? इस बात की सूचना देंगे कि आज हम शून्यकाल यानी 12 बजे के बाद ये प्रश्न पूछेंगे संबंधित मंत्रियों से। ये परंपरा बनी हुई है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में इसका भी कोई उल्लेख नहीं है, परंतु यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। शून्यकाल का समय शुरू होता है 12 बजे से, यानी प्रश्नकाल के जस्ट बाद। और ये परंपरा क्या है? परंपरा यह है कि जिस दिन सदन की कार्रवाई होती है और शून्यकाल में जिस बंदे को प्रश्न पूछना है वो संबंधित सदन के अध्यक्ष को सुबह आते ही इस बात की क्या देगा? सूचना देगा। ये एक परंपरा बनी हुई है, कोई संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अब हम आगे देखेंगे
जो हमारा विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष के नेता से भी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछता है, और बहुत जो बढ़िया प्रश्न यानी जो बनते हैं उनमें विपक्ष का नेता, ये विपक्ष का नेता होता कौन है? ये विपक्ष का नेता जो यानी सबसे पहले तो ये पद कब अस्तित्व में आया? 1969 में ये पद पहली बार देखने को मिला विपक्ष के नेता का। यानी 1969 में ये पहली बार विपक्ष के नेता का पद सामने आया, देखने को मिला हमें 1969 में। ये बनता कौन है? जो सत्ता पक्ष के बाद जो सबसे बड़ा दल होता है, सबसे बड़ा जो दल होता है, उस दल के किसी भी एक सदस्य को यानी वो सत्ता विपक्ष का नेता चुनते हैं, विपक्ष का नेता बनता है। तो सत्ता पक्ष के बाद जो सबसे बड़ा दल होता है, सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़ा दल वो। दूसरी बात अगर सत्ता पक्ष के बाद किसी भी दल ने कुल लोकसभा सीटों का 1/10 सीट प्राप्त की है, तो उसे विपक्ष का दर्जा दिया जाता है। तो ये दो बातें, एक तो सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़ा दल होना चाहिए, और कुल लोकसभा सदस्यों की जितनी सीटें उनका 1/10 सीटें उनके पास होनी चाहिए। आज वर्तमान में लोकसभा में 545 है, तो लगभग उसके पास कितनी सीटें होनी चाहिए? दल के पास 55 सीटें होनी चाहिए। इस उत्तर के आधार पर आप देख रहे हैं लगातार पिछले यानी 2014 से अब तक यानी विपक्ष का नेता कोई बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि सत्ता पक्ष के बाद कोई सबसे बड़ा दल दूसरा बना ही नहीं है। ठीक है, तो न तो कांग्रेस को न अन्य किसी दल को, यानी 55 सीटें तो होनी चाहिए, कम से कम 1/10 सीट तो होनी चाहिए। तो ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहाँ से और बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। ये जो विपक्ष का नेता होता है, इस विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। ये चीज बहुत बढ़िया है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न पूछ सकता है, जो विपक्ष का नेता होता है इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, यानी जो कैबिनेट मंत्री को सुख सुविधाएं मिलती है वो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इस विपक्ष के नेता को भी मिलती है। कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। इस बात को तुम्हें क्या रखना है? याद रखना है। उसके बाद में हम देख रहे हैं संसद में सचिवालय होते हैं, तो उन संसदीय सचिवालय के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। संसदीय यानी संसद में क्या होता है? संसद का एक सचिवालय होता है। क्या होता है? सचिवालय। तो इस सचिवालय से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। संसद का एक सचिवालय होता है, और इस सचिवालय में जो सचिवों की जो नियुक्ति होती है, जो इनको ज्वाइनिंग दी जाती है, यानी इनकी नियुक्ति के संदर्भ में या कह सकते हैं इनकी भर्ती के नियुक्ति के संदर्भ में, और अर्थात भर्ती के संदर्भ में, और जो इनकी सेवा एवं शर्तें होती है उन सब के संदर्भ में जो नियम और कानून बनाती है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। इस जो संसद में क्या होते हैं? सचिवालय होते हैं। और आपको याद रखना, जो संसद में जो सचिवालय होता है इसका संविधान में उल्लेख है। ये भी बात हमें क्लियर करनी है कि इनका संविधान में उल्लेख है नहीं। इनका संविधान में उल्लेख है, हमारे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद जो 98 जो नंबर का अनुच्छेद है, उसमें संसदीय सचिवालय का क्या कर रखा है? उल्लेख कर रखा है। और लिख रखा है इनकी नियुक्ति के संदर्भ में या इनकी भर्ती के संदर्भ में और इनके सेवा शर्तों के संदर्भ में जो भी नियम बनेंगे वो कौन बनाएगी? वो संसद बनाएगी। इस बात को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में, यानी एक संवैधानिक प्रावधान है। उसके बाद में हम देखेंगे ये बनते कौन है, यानी ये अब हमारी एक है लोकसभा
और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में भी एक यानी लोकसभा में भी लोकसभा महासचिव होता है, महासचिव होता है, और राज्यसभा में भी एक क्या होता है, महासचिव, यानी दोनों सदनों का अलग अलग महासचिव होता है। ये तुम्हें याद रखना। अब ये बनते कौन है? जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, जो आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं, आईएएस, वो बंदे क्या बनते हैं, यानी इस लोकसभा में और राज्यसभा में क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? अगर लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति करनी है तो लोकसभा का क्या कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इनकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा में महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है। ये बात तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। यानी लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा में कौन करता है? राज्यसभा का सभापति करता है। ये मैंने बता दिया। बनते कौन है? जो आईएएस स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो बनते हैं, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में महासचिव बनते हैं। इनकी नियुक्ति, भर्ती के संदर्भ में नियम, सेवा शर्तें संबंधी नियम कौन बनाती है? संसद बनाती है। और संसदीय सचिवालय का जो उल्लेख है वो उल्लेख अनुच्छेद 98 में कर रखा है। ये बात तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा इनका कार्यकाल कितना होता है? मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, इन लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इनको जो नियुक्ति के संदर्भ में इनके मध्य जो एक वारंट होता है, नियुक्त करते समय जो वारंट जारी किया जाता है, यानी नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है, उसके तहत इनके बीच जो समझौता होता है उसके तहत इनको भाई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नियुक्त करते हैं। परंतु बिल्कुल कार्यकाल फिक्स नहीं है कि 5 वर्ष रहेगा, 3 वर्ष रहेगा, 4 वर्ष रहेगा। वो इनकी जो सेवा शर्तों के नियम है उनके तहत इनको कभी कभार 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कभी कभार कई लोकसभा महासचिव तो कई बार तो 11-11, 12-12 साल भी रह चुके, परंतु कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब उसके बाद में देखेंगे ये जो लोकसभा महासचिव होते हैं ये करते क्या है, ये करते क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। आपने जो संसद में जो जितनी भी कार्रवाई होती है, चाहे राज्यसभा का सदन हो चाहे लोकसभा का, दोनों सदनों के तहत जो भी कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के तहत जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं, तो इन सदनों से संबंधित जो भी कार्रवाई होती है, जो कार्य होते हैं, उनमें ये क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो ये लोकसभा, अब चुनाव कौन करवाता है? अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग करवाता है, यानी निर्वाचन आयोग करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। परंतु इस चुनाव आयोग में यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और जो उपराष्ट्रपति है, इस उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस दोनों के संदर्भ में जो पीठासीन अधिकारी बनता है, जो पीठासीन अधिकारी बनता है, वो पीठासीन अधिकारी बारी बारी से एक दूसरे ये बनते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी लोकसभा महासचिव को बना दिया गया, तो उसके बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राज्यसभा का बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के महासचिव को बना दिया तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का, यानी बारी बारी से बनते हैं। इस बात को तुम्हें क्या रखना है, याद रखना। और क्या याद रखना, महासचिव के बारे में। ये जो महासचिव होते हैं दोनों सदनों के महासचिव, इन महासचिवों को जो दर्जा प्राप्त होता है वो दर्जा भारत सरकार के सबसे बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी जो कैबिनेट सचिव होता है, भारत सरकार के सबसे बड़े कैबिनेट सचिव होता है, इस कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। यानी इन जो महासचिव होता है, इस महासचिव को जो दर्जा दिया जाता है वो कैबिनेट सचिव के बराबर दिया जाता है। ये तुम्हें बात याद रखनी है। ये कब से देने लगे? 1992 के बाद, यानी 1992। यानी हम कह सकते हैं कि जो 1950 थे, 1950, 1952, यानी इससे पहले 1992 से पहले इन महासचिवों को जो दर्जा दिया जाता था वो भारत सरकार के
किसी भी भारत सरकार के किसी भी विभाग के सचिव के बराबर दिया जाता था, सचिव के बराबर दिया जाता था। परंतु आज वर्तमान में 1992 के बाद इन्हें कैबिनेट सचिव का दर्जा प्राप्त होता है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, कैबिनेट सचिव। ये तुम्हें याद रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। महासचिव को जो दर्जा होता है कैबिनेट सचिव का होता है। 1992 से पहले इनको जो दर्जा प्राप्त होता था वो भारत सरकार के किसी भी विभाग के सचिव के बराबर होता था। ये बात तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब जो लोकसभा और जो राज्यसभा में जो महासचिव होते हैं उनके बारे में एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि लोकसभा में जो पहली महिला महासचिव बनी थी, पहली जो महिला महासचिव बनी थी वो महिला महासचिव बनी थी स्नेहलता श्रीवास्तव। ये तुम्हें याद रखना, ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव रही स्नेहलता श्रीवास्तव। ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव, यानी इसी लोकसभा का महासचिव ये ऐसी पहली महिला है जिसको लोकसभा में महासचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ, पहली महिला को। हालांकि राज्यसभा में पहली महिला रह चुकी थी, और राज्यसभा में पहले वीएस रमादेवी, यानी लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वीएस रमादेवी है। ये बात भी तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। उसके बाद में अब 2-3 अनुच्छेद और है, फिर उसके बाद में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे आगे पे डायरेक्ट समितियों के बारे में, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 101। इस अनुच्छेद 101 में लिख रखा है कि अगर कोई संसद का सत्र चल रहा है और उस संसद के सत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इस संसद सदस्य की क्या कर दी जाएगी, सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये लिख रखा है कहाँ पर, ये लिख रखा है अनुच्छेद 101 में। यानी अगर कोई संसद का सदस्य संसद के सत्रों में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना किसी पूर्व सूचना के, तो ऐसी कंडीशन में उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 101 में। और रद्द कौन करेगा, रद्द करेगा संबंधित सदन का अध्यक्ष। संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होता है, अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का सदस्य तो लोकसभा का अध्यक्ष, यानी स्पीकर रद्द करता है। ये कहाँ लिख रखा है, अनुच्छेद 101 में लिख रखा है। अब हम देखेंगे जो अनुच्छेद 102 अनुच्छेद, ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी मेरे अंदाज से। अनुच्छेद 102, इस अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख कर रखा है, अयोग्यता का उल्लेख कर रखा है। संसद के सदस्य अयोग्य कब हो सकते हैं, वो निम्न आधार है, वो निम्नलिखित आधार है। और वो आधार क्या है, क्या है, पहला है अगर उसके पास कोई लाभ का पद है तो वह क्या है, अयोग्य है, संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती। दूसरी, अगर वह भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है। तीसरी, शारीरिक व मानसिक रूप से क्या है, अक्षमता है, उसमें शारीरिक मानसिक अक्षमता है। तो चौथी बात, अगर वो क्या कर लेता है, दल बदल कर लेता है तो भी वो क्या है, संसद की अयोग्यता मानी जाएगी, यानी संसद का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। कहने का मतलब जिस समय यानी वो सदस्य था उस समय तो उसके पास सारी योग्यताएं थी, परंतु अब नहीं है। मान लिया
संसद का सदस्य बनने के बाद वो लाभ का पद धारण कर लिया, संसद का सदस्य बनने के बाद उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, संसद सदस्य बनने के बाद वो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षमता होगी, संसद का सदस्य बनने के बाद उसने दल बदल कर लिया यानी दूसरे दल को ज्वाइन कर लिया। और पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा? यानी लाभ का पद है, भारत की नागरिकता, शारीरिक और मानसिक अक्षमता, दल बदल करना। ये प्रमुख क्या है? निम्न बातें इसमें लिखी गई है, तो इनको आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। उसके बाद में लिख रखा है, उसके बाद आगे सी में लिख रखा है, आगे अगर कोई दल बदल करता है तो दल बदल के संदर्भ में इसकी सदस्यता जो समाप्त करेगा वो समाप्त कौन करेगा? वो समाप्त करेगा संबंधित सदन का अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष वो क्या करेगा? इसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। अगर उसने दल बदल किया है तो संबंधित सदन का अध्यक्ष क्या कर देगा? इसकी सदस्यता को समाप्त कर देगा। एक बात और याद रखनी है, कि अगर इसकी सदस्यता रद्द हो गई तो ये न्यायालय में अपील कर सकता है। इस संदर्भ में न्यायालय में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। इस बात को तुम्हें क्या रखना है? याद रखना है। यानी अनुच्छेद 102 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 102 में दे रखा है कि संसद सदस्य की अयोग्यता है, और अयोग्यता के उसने आधार बताए, लाभ का पद धारण कर लेना, दिवालिया हो जाना, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षमता आ जाना, ठीक है, भारत की नागरिकता न होना और दल बदल कर लेना, ये निम्नलिखित अयोग्यता है। परंतु याद रखना, अगर उसने दल बदल किया तो उसकी जो सदस्यता है वो कौन समाप्त करेगा? उसकी सदस्यता कौन समाप्त करेगा? संबंधित सदन का अध्यक्ष उसकी क्या करेगा? सदस्यता रद्द कर देगा। ये तुम्हें याद रखना है। परंतु याद रखना, जिस बंदे की सदस्यता रद्द की है वो न्यायालय में भी अपील कर सकता है। न्यायालय में भी क्या कर सकता है? उस मामले की अपील कर सकता है। ये तुम्हें क्या रखना है? ये याद रखना है। उसके बाद में अनुच्छेद 103 इस अनुच्छेद 103 में दे रखा है। अनुच्छेद 103 क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 103 में लिख रखा है कि दल बदल को छोड़कर बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, यहाँ से कई बार पूछा गया। दल बदल को छोड़कर बाकी सभी कारणों के आधार पर जो संसद का सदस्य हैं उन संसद के सदस्यों की सदस्यता राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की परामर्श लेकर सदस्यता समाप्त करेगा। इस बात को तुम्हें याद रखना है। यानी दल बदल को छोड़कर, मैंने कहा अगर किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदस्यता संबंधित सदन का अध्यक्ष समाप्त करता है। परंतु याद रखना, अगर किसी और कारणवश उसकी सदस्यता समाप्त हो रही है तो ये सदस्यता समाप्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, यानी निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर परामर्श लेकर करेगा। और इसी अनुच्छेद में आगे लिख रखा है, आगे क्या लिख रखा है वो भी सुनो। आगे लिख रखा है कि राष्ट्रपति इस निर्वाचन आयोग की परामर्श को अनिवार्य रूप से मानेगा। यही प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि संसद के सदस्यों को सदस्यता समाप्त करने के संदर्भ में राष्ट्रपति
निर्वाचन आयोग की सलाह अनिवार्य रूप से मानेगा। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 103 में है। ये तुम्हें क्या रखना है? ये तुम्हें याद रखना है। तो क्या याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर दल बदल को छोड़कर संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करनी है तो राष्ट्रपति करेगा, परंतु राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से क्या लेगा? परामर्श लेगा, सलाह लेगा, और निर्वाचन आयोग जो सलाह दे रहा है उस सलाह को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से मानेगा, यानी निर्वाचन आयोग की सलाह को अनिवार्य रूप से मानेगा। यह तुम्हें याद रखना है। उसके बाद में जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 104। इस अनुच्छेद 104 में क्या लिख रखा है? यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 104 में लिख रखा है, क्या लिख रखा है अनुच्छेद 104 में? अनुच्छेद 104 में लिख रखा है कि अगर किसी संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है और उसके बाद में भी, सदस्यता समाप्त होने के बाद में भी वो संसद की प्रक्रिया में भाग लेता है या मत देता है या वहां पर उपस्थित होता है, तो ऐसे कंडीशन में संबंधित सदन से प्रतिदिन 500 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि संसद के किसी सदस्यता समाप्त कर दी, यानी अब वो संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, वहां पर मत दे दिया, तो उस बंदे से प्रतिदिन 500 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। ये कहाँ लिख रखा है? ये अनुच्छेद 104 में लिख रखा है। उसके बाद में हम देखेंगे अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 105 बहुत बढ़िया प्रश्न है। अनुच्छेद 105 में क्या है? संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 105 में। यानी अब इसमें क्या है? संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार है और उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी होती है। अभिव्यक्ति की आजादी, हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी सभी को होती है, भारतीय नागरिकों को सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। तो इस विशेषाधिकार के तहत उन्हें संसद में अभिव्यक्ति की आजादी होती है, बोलने की आजादी होती है, और वो इनके द्वारा, यानी इन संसद के सदस्यों द्वारा कही गई कोई बात या इनके द्वारा की गई कोई कार्रवाई को किसी भी न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते। इस बात को तुम्हें क्या रखना है? इस बात को तुम्हें याद रखना है। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख है। उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी होती है जिसके तहत उनके द्वारा कही गई कोई बात या उनके द्वारा की गई कोई कार्रवाई को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यह अनुच्छेद 105 में लिखा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। हमने तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा की, तो आपको बहुत समझ में आया होगा। एक बार आप बारी बारी से इनको रिपीट कीजिए, प्रत्येक अनुच्छेद आपको याद होंगे। हम आज की वीडियो में इतना ही लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।